नमस्कार। आप सभी का आज की मैथमेटिक्स क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे संख्या के विभाजन के बारे में। संख्या का विभाजन कंप्लीट होने के बाद में अपन ने बात की थी शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत संख्याओं को परिमेय रूप में बदलने की। आज अपन बात करते हैं साधारण या पूर्णांक संख्याओं के जो प्रकार है उनकी। साधारण या पूर्णांक संख्या, इनके बारे में अगर अपन बात करते हैं, देखिए साधारण संख्या वैसे मैंने बताई थी कि साधारण संख्या जो है वो मूलतः संख्याओं के आधार पर तीन प्रकार की होती है, जिनमें से एक पहली थी पूर्णांक, दूसरी पूर्ण, तीसरी प्राकृत। लेकिन अगर अपन साधारण संख्याओं को उनके गुणधर्मों के आधार पर विभाजित करें, संख्याओं की विशेषताओं के आधार पर अगर अपन विभाजित करते हैं, तो संख्या की विशेषता के आधार पर साधारण या पूर्णांक संख्याएं कुल 11 प्रकार की होती है। अपन आज की क्लास में उन सभी 11 प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ वो 11 के 11 प्रकार यहाँ लिख देता हूँ। 11 प्रकार कौन कौन से, फिर अपन वन बाय वन एक संख्या के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहला इसमें प्रकार आता है सम तथा विषम, नाम आपके सुने हुए हैं। फिर आता है भाज्य और अभाज्य, फिर आता है सह अभाज्य, असहभाज्य, उसके बाद आता है पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, उसके बाद आती है मिश्रित संख्या, इसके बाद आती है रामानुज संख्या, और लास्ट में आ जाती है संपूर्ण संख्या। इस प्रकार से ये साधारण या पूर्णांक संख्याएं कुल 11 प्रकार की होती है, जो कि संख्या की विशेषता या उसके गुणधर्मों के आधार पर विभाजित की जाती है, जिनमें से कुछ एक का नाम आपका सुना हुआ है, कुछ एक का नहीं सुना हुआ है। जैसे सम और विषम संख्याओं के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, इसके बारे में लंबा चौड़ा मुझे कुछ बताना नहीं है। ओड और इवन नंबर बोलते हैं वो इंग्लिश में। भाज्य और अभाज्य संख्या नाम आपका सुना हुआ है, लेकिन कुछ बातें पढ़ी हुई है, कुछ नहीं पढ़ी हुई है, इसलिए इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट भी है। भाज्य और अभाज्य संख्या अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ पाएंगे सहभाज्य और असहभाज्य संख्याओं के बारे में, और उसी के साथ अपन पढ़ पाएंगे मिश्रित संख्या के बारे में। मतलब ये 5 प्रकार की जो संख्या है, ये पांचों संख्याएं लगभग एक साथ क्लियर होने वाली है। भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, असहभाज्य और मिश्रित, ये पांचों संख्या अपन लगभग एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि भाज्य और अभाज्य समझेंगे तो सहभाज्य और असहभाज्य समझ में आएगी, और तभी मिश्रित संख्या समझ में आएगी। देखिए उसके बाद में संख्याएं रह जाती है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, रामानुज संख्या और संपूर्ण संख्या। पहले अपन ये पांचों प्रकार अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लंबा चौड़ा पोर्शन है। पहले अपन इनके बारे में विस्तृत बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं संपूर्ण संख्या के बारे में। ध्यान से सुने थोड़ा सा, क्योंकि कुछ एक संख्या इनमें से नहीं है, कुछ एक संख्याएं पहले सुनी सुनाई। ये संपूर्ण संख्या है सर। बहुत कम किताबों में इस संख्या का डिस्कशन मिलता है, बहुत कम किताबों में ये संख्या अपने को देखने को मिलती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है और विशेषता के आधार पर आप अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि ये जो संख्या है, जिसका नाम संपूर्ण संख्या दिया गया है, इस संख्या में अपने को क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, कुछ हद तक इसके नाम से ही ये क्लियर हो जाता है। नाम लिखा गया है संपूर्ण संख्या, मतलब एक ऐसी संख्या जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसे किसी दूसरी संख्या की आवश्यकता नहीं है, वह संपूर्ण संख्या होती है। लेकिन संपूर्ण संख्या क्या है, कौन सी होती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि संपूर्ण संख्या की किताबी परिभाषा क्या है। देखिए सर, ध्यान से सुने। संपूर्ण संख्या के बारे में कहा जाता है कि किसी भी संख्या के समस्त अपवर्तकों का योग, किसी भी संख्या के समस्त अपवर्तकों का योग मूल संख्या से दुगुना होने पर वह मूल संख्या एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब आप कोई भी अपनी मर्जी से एक संख्या ले लो, जैसे मैंने संख्या ले ली 4। अगला ये कह रहा है कि इस 4 के अगर अपवर्तक लें
और उन अपवर्तकों को यदि हम जोड़ते हैं तो 4 के सभी अपवर्तकों का योग यदि 4 से डबल आ जाए तो ये 4 एक संपूर्ण संख्या हो जाएगी। मतलब इसके अपवर्तक ही अपने आप में इस संख्या को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए, तब ये एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन यहां पर एक शब्द, नया शब्द आया है, 4 के अपवर्तक। देखिए, वैसे तो अपवर्तक शब्द के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे जब अपन एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक टॉपिक के बारे में जब बात करेंगे तब अपन इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हिंट के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। 4 के अपवर्तक का मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 4 के अपवर्तक वही है जो 4 के गुणनखंड है। देखिए फिर बता रहा हूं, यहां शब्द मैंने लिखा है गुणनखंड। अपवर्तक और गुणनखंड एक ही बात है, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहा जाता है। लेकिन यहां एक शब्द और आता है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए साहब, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग अलग है। गुणनखंड अलग होते हैं, अभाज्य गुणनखंड अलग होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अपन बात गुणनखंड की कर रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड सब कुछ अपन विस्तृत बातचीत करेंगे, लेकिन समय आने पर और जो इससे रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ जी, अभी अपन बात कर रहे हैं गुणनखंड के बारे में। 4 के गुणनखंड या 4 के अपवर्तक, इंग्लिश में इनको बोलते हैं फैक्टर। 4 के फैक्टर या 4 के अपवर्तक या 4 के गुणनखंड, तीनों बातें एक ही है। अब देखिए, गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर का मतलब क्या होता है। 4 के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है। 4 के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है जिनका 4 में पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब वे सारी की सारी संख्याएं जिनका 4 में पूरा पूरा भाग जाता है, वे 4 के गुणनखंड या 4 के अपवर्तक या 4 के फैक्टर कहलाते हैं। जैसे आप ये देखो, तो मैंने 4 के गुणनखंडों की या 4 का भाग जाने वाली संख्या, 4 में भाग जाने वाली संख्या कौन कौन सी है, तो अपन सबसे पहले अपने दिमाग में संख्या आती है 2। उसके बाद में अगर अपन चर्चा करेंगे 4 के गुणनखंड, 4 का पहला गुणनखंड अपने दिमाग में आता है 2। उस 2 के बाद में अगर अपन दूसरी संख्या के बारे में विचार करते हैं तो अपने दिमाग में आती है कि 4 में भाग 2 का भी जाता है और खुद 4 का भी जाता है। तो एकाएक देखने पर लगभग 90% के दिमाग में आता है कि 4 के गुणनखंड ही होंगे। ठीक है, मैं अगर दूसरी संख्या लिखूं 6, तो 6 के गुणनखंड की बात करने पर सबसे पहले दिमाग में आता है 2 और उसके बाद में आता है 3, कि 2 और 3 का 6 में पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन यहां पर बात में अपवर्तक या गुणनखंड की कर रहा हूं, न कि अभाज्य गुणनखंड की। अपवर्तक या गुणनखंड वे समस्त संख्याएं होती है जिनका 6 में पूरा पूरा भाग जाता है। 6 में 2 का भी भाग जा रहा है, 6 में 3 का भी जा रहा है, लेकिन 6 में खुद 6 का भी जाता है और 6 में 1 का भी जाता है। अपन इस 1 को कभी भी नहीं मानते या कभी भी कैलकुलेशन के तौर पे काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि यार 6 में 1 का भाग देने पर क्या फर्क पड़ेगा, 6 ही आएगा, फर्क पड़े या न पड़े। लेकिन अगर भाग जा रहा है, भाग दिया जा सकता है, तो वे सारी की सारी इकाइयां उसके अपवर्तकों में शामिल की जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, कोई भी संख्या जो है उस संख्या में किसी और का भाग जाए या नहीं जाए, लेकिन उसमें 1 का भाग और उस संख्या के स्वयं का भाग जरूर जाता है। बाकी और किसी का जाए या नहीं जाए, लेकिन ये 2 हमेशा उसके सार्वनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, इनका भाग हमेशा जाता है। और समस्त गणितीय इकाइयों में 1 का भाग हमेशा जाने के कारण, मतलब उनके गुणनखंडों में हमेशा 1 कॉमन होता है, इसीलिए 1 को सार्वनिष्ठ गुणनखंड भी कहा जाता है। वापस बता देता हूं, सुन लेना। 1 क्या कहलाता है? 1 कहलाता है सार्वनिष्ठ गुणनखंड। क्यों? क्योंकि समस्त संख्याएं, चाहे संख्या कोई सी भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें 1 का भाग हमेशा जाता है, इसलिए 1 सार्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन हुए? 1, 2, 3 और 6। इसी प्रकार 4 के गुणनखंड कौन से हुए? 4 के गुणनखंड हो गए 2, 4 और इसके अलावा कौन है? 1। ये इनके गुणनखंड है। इसी प्रकार अगर अपन आगे चले तो मैंने ले लिए साथ 8 के गुणनखंड। 8 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा। ये सारे के सारे 8 के गुणनखंड है।
लेकिन बात यहां गुणनखंडों की नहीं करनी, अपन बात कर रहे हैं किसकी, संपूर्ण संख्या की। संपूर्ण संख्या कौन सी होती है, किसी भी संख्या के समस्त अपवर्तकों का योग या समस्त गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या का दुगुना हो जाए तो वह संख्या एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। 4 के गुणनखंड अपने पास आए, 1, 2 और 4, इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 7। 7 4 का डबल नहीं है, इसलिए 4 संपूर्ण संख्या भी नहीं है। दूसरा, 6 के गुणनखंड आए 1, 2, 3 और 6। आप अगर इन सारे के सारे अपवर्तक या गुणनखंडों को जोड़ोगे तो 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12, इन सब का योग 12 आ रहा है और 12 6 का डबल है, इसलिए 6 एक संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 8 के गुणनखंड आए 1, 2, 4 और 8। इन सारे के सारे गुणनखंडों को यदि हम जोड़ेंगे तो 8, 4, 12, 2, 14 और 1, 15 आएगा। इन सभी अपवर्तक या गुणनखंडों का योग 15 आ रहा है, लेकिन 15 8 का डबल नहीं है और ये 15 8 का डबल नहीं है, इसलिए ये एक संपूर्ण संख्या भी नहीं है। मेरे हिसाब से 2-3 एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गई होगी, और भी 1-2 एग्जाम्पल देकर इसको पूरा स्पष्ट कर देते हैं ताकि दोबारा संपूर्ण संख्या के बारे में कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। वापस बोल देता हूं एक बार, संपूर्ण संख्या वह होती है जिसके समस्त अपवर्तकों का योग मूल संख्या का दुगुना होता है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। अगली संख्या अपन समझने के लिए ले लेते हैं 12। 12 के पहले तो लेंगे अपन अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर, उसके बाद में उन सारे गुणनखंडों को जोड़ें तो वो 12 का डबल हो जाए। 12 के डबल का मतलब अगर 24 हो जाए तो 12 भी एक संपूर्ण संख्या कहलाएगी। 12 के गुणनखंड आते हैं, सबसे पहला 1 तो है ही है, 1 के बाद में भाग गया 2 का, फिर गया 3 का, फिर गया 4 का, फिर गया 6 का, फिर गया 12 का। ये सारे के सारे इसके गुणनखंड या अपवर्तक हो गए। अगर अपन इन सभी को जोड़ते हैं तो 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25, 2, 27, 28, इन सभी अपवर्तकों का योग 28 आ रहा है और 28 12 का डबल नहीं है, इसलिए ये एक संपूर्ण संख्या भी नहीं है। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी। किसी भी संख्या के समस्त अपवर्तकों का योग यदि मूल संख्या का दुगुना होता है तो वह संबंधित मूल संख्या एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। और दूसरे शब्दों में अगर अपन इसकी पूरक परिभाषा की बात करें तो किसी भी संख्या के अगर सभी अपवर्तकों का योग मूल संख्या का दुगुना न हो तो वो संपूर्ण संख्या नहीं, अर्थात एक असंपूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन असंपूर्ण संख्या किसी भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर असंपूर्ण शब्द देखने को मिल जाए तो फिर आप सीधा सीधा यही समझ लेना, असंपूर्ण वो है जो संपूर्ण नहीं है। मेरे हिसाब से आशा करता हूं आपकी बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गई हो। अब मैं बात करता हूं इसके आगे। अब देखिए साहब, अपने को इतनी सारी असंख्य संख्याएं गणित में बनी हुई है, अपन उन सारी की सारी संख्याओं के अपवर्तक लेकर योग डबल कर करके तो देख नहीं सकते कि कौन कौन सी संपूर्ण होगी कौन सी नहीं होगी। इसलिए समय की बचत हो जाए, अगर एग्जाम में इससे संबंधित कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ज्यादा टाइम न लगे, सीधा सीधा आपको आंसर ही टिक करना पड़े। इसलिए इसके आगे का एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि आज तक गणित में जितनी भी संख्याएं बनी हुई है, आज तक गणित में जितनी भी संख्याएं बनी हुई है उनमें केवल 6 और 28, कौन कौन सी, केवल 6 और 28, केवल मात्र 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो कि संपूर्ण हैं। इसके अलावा समस्त संख्याएं असंपूर्ण होती है। मतलब केवल 6 और 28 के ही अपवर्तकों का योग इसका डबल होता है। इसके अलावा किसी भी साधारण या पूर्णांक संख्या के अपवर्तकों का योग कभी उस संख्या का दुगुना नहीं होता है। पहले परिभाषा समझा दी, फिर परिभाषा को स्पष्ट कर दिया, लास्ट में सिर्फ याद इतना ही रखना है कि संपूर्ण संख्या कौन कौन सी है। एक 6 है और दूसरी 28 है। और अगर इससे संबंधित कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही प्रकार से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी संपूर्ण संख्या है
ये एक सवाल दे दें और इसमें आपको एग्जाम्पल दे दिए 12, 42, 28, 8, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए गए। तो अब इस संख्या क्या है, अगर आपको सबसे बड़ी दिक्कत ऐसे क्वेश्चनों में क्या होती है, मैथमेटिक्स में ऐसा भी कहा जाता है कि मैथमेटिक्स के लगभग क्वेश्चन अगर अपने को नहीं भी पढ़े हुए हैं तो भी अपन आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ऐसे क्वेश्चनों में जहां बात बेसिक किया जाती है वहां पर आइडिया कभी भी नहीं लग सकता। आप किसी भी माध्यम से इसमें आइडिया नहीं लगा सकते। कैसे आइडिया लगाओगे आप? इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हो जब आप संपूर्ण संख्या के बारे में जानते हो। अगर संपूर्ण संख्या के बारे में नहीं जानते हो तो फिर इस क्वेश्चन का उत्तर देना थोड़ा असंभव हो जाता है। संपूर्ण संख्या की बात हो रही है, संपूर्ण संख्या केवल दो ही होती है, 6 और 28। यहां ऑप्शन में 28 लिखा गया, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? सी। आशा करता हूं संपूर्ण संख्या के बारे में दोबारा कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सीधा सीधा आपको ध्यान इतना ही रखना है कि 6 और 28 संपूर्ण संख्या होती है। अगर परिभाषा न भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा संपूर्ण संख्या के होने या न होने से ही उठाया जा सकता है। चलिए सर, एक संख्या अपनी 11 में से पूरी हो चुकी है, दूसरी संख्या के बारे में अपन बात करते हैं। हाँ जी, दूसरी संख्या है साहब रामानुज संख्या। और देखिए रामानुज संख्या क्या है। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन अपन ने पहली क्लास में भी किया था, लेकिन उस टाइम मैंने आपको सिर्फ रामानुज संख्या कौन सी है केवल इतना ही बताया था। आज अपन बात करते हैं कि ये क्यों है और इसको रामानुज संख्या का दर्जा क्यों दिया गया। देखिए पहली बात तो ये है कि ये रामानुज संख्या जो है ये गणित के एक बहुत महान दार्शनिक या महान विद्वान आचार्य रामानुजन द्वारा दी गई संख्या है। आचार्य रामानुजन द्वारा दी गई संख्या है, इसीलिए इस संख्या को रामानुज संख्या के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इस रामानुज संख्या का एक दूसरा नाम भी होता है जो इसकी विशेषता के आधार पर दिया गया है, क्योंकि आचार्य रामानुजन द्वारा दी गई संख्या संपूर्ण गणितीय इतिहास में जितनी भी संख्याएं बनी हुई है उन सब संख्याओं में से केवल एक ही संख्या को रामानुज संख्या कहा गया है। एक से अधिक संख्या रामानुज संख्या नहीं, केवल एक ही संख्या रामानुज संख्या है और उसमें जैसी विशेषता है उसके समान विशेषता किसी भी गणित की दूसरी संख्या में नहीं है। इसलिए वो विशेषताओं से परिपूर्ण होने के कारण इस रामानुज संख्या का एक दूसरा नाम भी प्रचलित है, इसे विशिष्ट संख्या भी कहा जाता है। रामानुज संख्या का दूसरा नाम होता है विशिष्ट संख्या। रामानुज या विशिष्ट दोनों एक ही बात है। ये दी हुई किसके द्वारा है? आचार्य रामानुजन के द्वारा। अब आचार्य रामानुजन ने कौन सी संख्या को विशिष्ट संख्या कहा है और क्यों कहा है वो सुन लीजिए आप। देखिए सर, आचार्य रामानुजन द्वारा 1729 कौन सी संख्या है? 1729 एक ऐसी संख्या है जिसे आचार्य रामानुजन ने सबसे विशिष्ट संख्या का दर्जा दिया और आचार्य रामानुजन ने कहा कि ये केवल मात्र एक ऐसी संख्या है जिसमें घनों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विद्यमान है। किससे संबंधित? घनों से संबंधित। किसी भी संख्या का अगर अपन घन करें और उसमें भी अगर घनों से संबंधित में भी अपन बात करें तो घनों के योग से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस 1729 में है। इसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या में वैसी विशेषता विद्यमान नहीं है या दूसरी ऐसी कोई संख्या आज तक नहीं बनी जिसमें 1729 जैसी घन के योग की विशेषता विद्यमान हो। इसलिए ये केवल मात्र एक ऐसी संख्या है जो कि विशेषता के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे रामानुज या विशिष्ट संख्या का दर्जा दिया गया है। अब इसमें घन के योग से संबंधित विशेषता क्या है वो सुन लीजिए साहब। अगर अपन कोई भी दो अलग अलग संख्या लेते हैं, ध्यान से सुने मेरी बात को, अगर अपन कोई भी दो अलग अलग संख्या लेते हैं और उन संख्याओं का घन करके यदि जोड़ें तो संख्याओं का घन करके उनका योग करने से जो भी मान अपने को प्राप्त होता है वह मान कभी भी उसके अलावा दूसरी दो संख्याओं के घनों का योग नहीं हो सकता।
आप उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसको समझूं, जैसे 3 और 4 अपन ने ले लिया, 3 का घन है 27, 4 का घन है 64। 64 और 27 को अगर अपन जोड़े तो इनका योग कितना आ रहा है? 91। इन दोनों संख्याओं के घनों का योग आया 91। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐसी संख्या संपूर्ण गणितीय जगत में नहीं है जिसमें 91 इन दोनों के अलावा कोई दूसरी दो संख्याओं के घनों का योग भी हो सकता है। मतलब ये केवल 3 और 4 के घन का ही योग हो सकता है, बाकी इसके अलावा दूसरी किसी भी संख्या के घन का योग कभी 91 नहीं हो सकता। लेकिन 1729 ऐसी संख्या है जो दो प्रकार की अलग अलग संख्याओं के घनों का योग होता है। इसीलिए घनों के योग के आधार पर संपूर्ण इस पे आचार्य रामानुजन द्वारा सबसे विशिष्ट संख्या का दर्जा दिया गया और इसका नाम रामानुज संख्या पड़ा। अब मैं बात करता हूं ये कौन सी दो अलग अलग संख्याओं के घनों का योग होता है, मतलब दो अलग अलग संख्याओं के जोड़ों का घन। सबसे पहले एक तो ये 9 और 10 के घन का योग होता है। मैं अगर इसमें टाइम खराब नहीं करता, सीधा सीधा इतना भी बता सकता था कि आप सिर्फ इतना याद रखें कि 1729 रामानुज संख्या है। लेकिन ये बात अभी तो ठीक है, अपन अभी की बात करें या सिर्फ 1-2 दिन की अगर बात करें तो अपने को याद रह जाती है कि 1729 रामानुज संख्या है। लेकिन अगर मान लो मैंने आज पढ़ाया, आज के 2 महीने बाद में एग्जाम होती है और उस एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी रामानुज संख्या है, तो 1729 रामानुज संख्या है। लेकिन अपन एग्जाम टाइम पर एग्जाम हॉल में अपना मानसिक तनाव ज्यादा होता है, किसी भी चीज को अपन याद करते हैं तो कई बार तो याद आती नहीं है और कई बार याद आती है तो लगभग डाटा याद रहता है, एक्यूरेट याद नहीं रहता। वहां एग्जाम टाइम में अपन सोचेंगे कि यार 1700 कुछ था, लेकिन 1709 था कि 19 था कि 29 था या 39 था। और ऑप्शन में भी ऐसे ऑप्शन जरूर लिखे जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में पूछेगा कि निम्न में से कौन सी रामानुज संख्या है, तो ऑप्शन ऐसे ही देगा कि 1709 है, 1719 है, 1729 है या 1739 है। और ऐसी स्थिति में गलती करने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको मैं इसका पूरा विस्तृत कारण बता रहा हूं कि ये क्यों होती है, ताकि अगर मान लो एग्जाम टाइम पर आप भूल भी जाओ तो इस डाटा के द्वारा आप इसको निकाल कर देख सकते हो। सबसे पहले तो ये 9 और 10 के घन का योग है। 10 का घन होता है 1000, 9 का घन होता है 729। 1000 और 729 को अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1729। इसके अलावा अगर 1729 के अलावा कोई दूसरी संख्या होती तो ये केवल एक ही प्रकार के संख्याओं का जोड़ा होता जिसके घनों का योग 1729 रहता। लेकिन अब मैं बात 1729 की कर रहा हूं, ये एक विशिष्ट संख्या है, तो इसलिए ये 9 और 10 के अलावा अन्य दो संख्याओं के घनों का योग भी होता है और वो होता है 1 और 12 के घन का योग। 1 का घन तो 1 ही होगा, लेकिन 12 का घन होता है 1728 और इनका योग निकल कर आता है 1729। इन दोनों ही जोड़ों में कौन कौन से जोड़े हुए? एक तो हो गया 1 और 12 और दूसरा हो गया 9 और 10। इन दोनों ही जोड़ों के घनों का योग 1729 आता है और ऐसी विशेषता इस 1729 के अलावा किसी दूसरी संख्या में नहीं होती है। इसीलिए 1729 को आचार्य रामानुजन ने सबसे विशिष्ट संख्या घोषित किया और इसे रामानुज संख्या का नाम दिया। मेरे हिसाब से बात पूरी कंप्लीट आपके क्लियर हो गई। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि रामानुज संख्या आचार्य रामानुजन द्वारा दी गई है। रामानुज संख्या का दूसरा नाम विशिष्ट संख्या भी होता है और रामानुज संख्या 1729 कहलाती है। अगर भूल जाओ तो आप 9 और 10 के घन का योग या 1 और 12 के घन का योग करके देख सकते हो। बाकी एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सीधा सीधा इतना ही आता है, निम्न में से कौन सी रामानुज संख्या है। और उस स्थिति में ऑप्शन कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज ना रहो, इसलिए मैंने आपको ये डाटा पूरा कंप्लीट करके बता दिया। आशा करता हूं दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। संपूर्ण संख्या होती है 6 और 28, रामानुज संख्या होती है 1729। अब अपन अगली संख्याओं के बारे में बात करते हैं। आगे की संख्या आती है अपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट संख्या भी है और इनसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है
तो सत्य असत्य से संबंधित क्वेश्चन इनसे ज्यादा पूछा जाता है, और जब सत्य असत्य का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा सा इन संख्याओं को विशेष तौर पर समझें आप। एक तो है पूर्ववर्ती संख्या और दूसरी होती है अनुवर्ती संख्या। देखिए, अगर संख्याओं के बारे में सुना हुआ न होता है और उससे संबंधित क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछ लेता है तो एकाएक संख्या को देखकर दिमाग खराब हो जाता है। आदमी ये सोचता है कि यार इससे तो डाटा अपन ने कभी सुना ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर अपन आप अपने खुद के बेसिक नॉलेज का भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी ऐसी संख्याओं का उत्तर तो अपन दे सकते हैं। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, यहां पर लिखा गया पूर्व। पूर्व शब्द का मतलब होता है पहले, और यहां लिखा गया अनु। अनु शब्द का मतलब होता है बाद में। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात, शॉर्ट एंड स्वीट है कि कोई भी संख्या अपन लेते हैं, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 12, किसी भी संख्या के ठीक पहले नहीं, किसी भी संख्या के ठीक पहले की संख्या, जैसे 12 से ठीक पहले की संख्या 11 पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, और इसके ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। तो 12 के ठीक पहले वाली संख्या 11 इसकी पूर्ववर्ती संख्या है, और 12 के ठीक बाद वाली संख्या 13 इसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। 11 पूर्ववर्ती है और 13 अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे इसके अलावा बात करें, एक संख्या ले ली 6, तो 6 की पूर्ववर्ती तो है 5 और 6 की अनुवर्ती संख्या है 7। ये चीजें देखने पर तो बहुत इजी लग रही है कि यार ये तो सिंपल है, लेकिन जब सेंटेंस बनता है, सत्य असत्य का जब क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर एकाएक अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर अपन थोड़ा सा भी जल्दबाजी का शिकार हो गए तो 100% क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। हाँ जी, इसके बारे में मैं बात करता हूं शून्य। शून्य उदासीन इकाई, लेकिन पूर्ववर्ती अनुवर्ती तो इसकी भी होगी। शून्य से ठीक पहले वाली संख्या है -1 और शून्य के ठीक बाद वाली संख्या है +1। -1 शून्य की पूर्ववर्ती संख्या है और +1 शून्य की अनुवर्ती संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं -4 की, ऋणात्मक संख्या चल चुकी है साहब। -4 के ठीक पहले वाली संख्या, जब ऐसी बात की जाती है तो अपन वही धनात्मक संख्याओं के हिसाब से अगर चलेंगे तो -4 की पहले वाली संख्या अपन बताएंगे -3। लेकिन ये अपनी गलतफहमी है। संख्याओं का क्रम चलता है साहब -अनंत से लेकर +अनंत तक, ये संख्याओं का क्रम होता है। और खास तौर से अगर अपन बात करें, जैसे लिया गया है 3 और एक संख्या है 4। 3 और 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 4, और छोटी संख्या है 3। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऋणात्मक संख्या लिख देता हूं कि -3 और -4 में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो -3 और -4 में से बड़ी संख्या है -3, क्योंकि ये क्रम चलता है। इसमें ऋणात्मक संख्या जो है बड़ी से छोटी की ओर अग्रसर होती है, इसलिए उनका क्रम हमेशा इस प्रकार से ही चलेगा। -3 और -4 में से बड़ी संख्या होगी -3। और ये बातें बेसिक नॉलेज में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता भी है। इसलिए -4 के ठीक पहले कौन सी आई? -5, और -4 के ठीक बाद में कौन सी आएगी? -3, क्योंकि ये संख्याएं शून्य की ओर अग्रसर होती है और शून्य के बाद में ये संख्या धनात्मक की ओर अग्रसर होती है, इसलिए इनका क्रम यही होता है। जैसे मैंने लिख दिया -9, -9 की पूर्ववर्ती संख्या -10 और -9 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? -8। जल्दबाजी में यहां बहुत गलती होने के चांस रहते हैं। यह तो होगी साहब पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। एक बात और बता देता हूं, केवल ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्याएं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती हो सकती है। अगर अपन एक आधी छोड़कर बात करते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं कि 5 की पूर्ववर्ती, तो 5 की पूर्ववर्ती 4 ही होगी, 3 नहीं हो सकती। ठीक पहले या ठीक बाद वाली संख्या पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है।
ये सारी की सारी संख्याएं अपने सामने हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं इस पर बनने वाला क्वेश्चन के बारे में कि इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह अपने सामने क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन अपने को देखना है, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया कि -8 -9 की पूर्ववर्ती संख्या है। दूसरा मैंने ऑप्शन लिख दिया 0 1 की अनुवर्ती संख्या। तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया कि 3 की अनुवर्ती संख्या 5 है। और चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया -12 -13 की अनुवर्ती संख्या है। ये अपने सामने साफ क्वेश्चन है। अपने को यह देखकर बताना कि इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। हो सकता है दूसरे और तीसरे सेंटेंस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां बात नेगेटिव किया जाती है, जहां बात ऋणात्मक संख्याओं की चलती है, वहां पर कंफ्यूज होना जायज है, क्योंकि अपन हर एक संख्या को धनात्मक के हिसाब से देखते हैं। और जहां तक अपनी कैलकुलेशन की बात आती है, तो आज तक इतने सालों में जो अपन ने कैलकुलेशन की है, उनमें से 99% कैलकुलेशन अपन ने धनात्मक संख्याओं की है। ऋणात्मक के चक्कर में अपन कभी गए ही नहीं। मैं इतना तक आपको कह सकता हूं, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा आइडिया है, अगर मैं ये कहूं कि -43 में अगर अपन 7 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, अगर ये एक सवाल मैं आपसे पूछूं तो मेरे हिसाब से 100 में से 95 आदमी इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, क्योंकि ये बातें अपने बेसिक जीवन में आती नहीं, अपन इनको काम में नहीं लेते। अपन 43 में 7 का भाग देते हैं, -43 में नहीं देते। और -43 में 7 का भाग देने पर शेष क्या बचता है, अगर अपन इसके लॉजिक को समझते हैं तो लॉजिक को समझने पर बहुत ज्यादा अपने ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार वास्तव में इतने नॉर्मल डाटा भी आज तक अपन ने नहीं सीखे। लेकिन इसके बारे में अपन बात करेंगे जब अपन भाग के नियम पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जब बात करेंगे, उस टाइम ये सारी बातें अपने सामने आ जाएगी। फिलहाल अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए -8 -9 की पूर्ववर्ती संख्या है। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, आप जल्दबाजी मत करो, उसको 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा आप सोचो, उसके बाद में अपना उत्तर दो। लिखा है -8 -9 की पूर्ववर्ती संख्या है। अगले ने बात किसकी की है, किसकी संख्या की पूछ रहा है, -9। तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप इसके बारे में सोचो केवल। मतलब आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से देने की कोशिश करो। आप ये मान लो कि यहां कुछ लिखा ही नहीं है, अपने को अगले ने पूछा है कि -9 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, उसके बाद में इसके साथ मिलान कीजिए कि यहां पर जो अपन ने पूर्ववर्ती संख्या निकाली और ये जो संख्या है सेम है तो सही है, अगर नहीं है तो गलत है। अगले ने पूछा -9 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली, तो -9 के पहले कौन आती है, -10 आती है। और अगले ने यहां पर क्या लिखी है, -8 लिखी है। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। -8 तो -9 की अनुवर्ती संख्या होती है, -8 -9 से बड़ा होता है। अगला लिखा है 0 1 की अनुवर्ती संख्या है। अब अगर अपन इनको देखते हैं तो इसके अनुसार अपने को ये लगता है कि अनुवर्ती संख्या की बात हो रही है, 0 के बाद में 1 ही आ रहा है, इसका मतलब सही है। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करो कि अनुवर्ती संख्या पूछी किसकी है। अगले ने पूछी 1 की अनुवर्ती संख्या है कौन, 0। जबकि आप अपने हिसाब से सोच कर देखिए कि 1 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होती है। 1 के अनुवर्ती मतलब 1 के बाद वाली संख्या कौन होती है,
2 थी, वहां पर तो शून्य लिखी, इसका मतलब ये गलत है। अगली बात, 3 की अनुवर्ती संख्या 5 है, बीच में गैप लगने वाला तो मामला है ही नहीं, आएगी तो जस्ट पहले या जस्ट बाद वाली। और आगे लिखा है -12 -13 की अनुवर्ती संख्या। आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर ये है। -13 की अनुवर्ती संख्या, -13 के ठीक बाद वाली जो संख्या है, -13 के जस्ट बाद में कौन सी आती है? -12 आती है, और -12 वहां लिखा गया है, इसका मतलब इनमें से सत्य का धर्म कौन सा है? चौथा। ये होती है साहब पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। 4 प्रकार की संख्या मैंने अभी तक आपको बताई, जिनमें से पहली संख्या पढ़ी है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या होती है 6 और 28। दूसरी है रामानुज संख्या। रामानुज संख्या का दूसरा नाम होता है विशिष्ट संख्या। रामानुज या विशिष्ट संख्या होती है 1729। उसके बाद में अपन ने बात की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या के बारे में। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे सम तथा विषम संख्या के बारे में, और फिर इसका सबसे लंबे चौड़े लेक्चर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे लंबा चौड़ा पोर्शन है भाज्य तथा अभाज्य संख्या। लेकिन उससे पहले छोटा सा पॉइंट और है, सम और विषम। वैसे तो न भी पढ़ाया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम और विषम संख्याएं सभी जानते हैं, लेकिन फिर एक बार नॉर्मली मैं बता देता हूं। एक संख्या लिखी गई है सम संख्या, ऑड नंबर, और एक लिखी गई है विषम संख्या। देखिए साहब, सम और विषम संख्या अपन पहली दूसरी क्लास से पढ़ते आए हैं कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। परिभाषा भी इसकी वही है, उसकी के माध्यम से ये संख्याएं लिखी जाती है। सम संख्या के बारे में कहा जाता है वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, सम संख्या कहलाती है। मतलब 2 से विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं सम संख्या कहलाती है, और वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह विषम संख्या कहलाती है। बस इतना ही। 2 के जो गुणज हैं, 2 का भाग जाने वाली संख्या का मतलब 2 के गुणज हो गए, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? विषम संख्या। लेकिन इसके अनुसार अपन देखते हैं तो संख्याएं लिखी हुई रहती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से ये सारी की सारी संख्याएं लिखी रहती है। और इसमें 2 का भाग जिन जिन में नहीं जाता वो कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी की सारी संख्या विषम संख्या में लिखी जाती है। 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी संख्याएं देखकर अपन रुक जाते हैं, अपन अपनी खुद की तरफ से दिमाग नहीं लगाते। लेकिन अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वहां पर ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। आप हमेशा याद रखना, केवल धनात्मक संख्या ही सम या विषम नहीं होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी उसी प्रकार से सम और विषम होती है। मतलब अगर मैं लिखूं -2, -4, -6, -8, इस प्रकार से अगर ये वाली संख्याएं भी मैं लिखता हूं तो भी ये सम संख्या है। और अपन क्या करते हैं, अपने दिमाग को इस प्रकार से सेट रखते हैं कि जितना किताब में लिखा गया अपन उतना ही पढ़ेंगे। अगर अगले ने ऋणात्मक संख्या के बारे में पूछ लिया तो आधे तो गलत बताएंगे कि ऋणात्मक संख्या तो लिखी हुई नहीं थी, तो फिर हो कैसे सकती है। और आधे सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ऋणात्मक संख्या को क्या बताएं, सम बताएं, विषम बताएं, कोई भी नहीं बताएं। इसलिए केवल आप नियम और इसकी परिभाषा पर ध्यान दीजिए। 2 का भाग जिसमें जाएगा वो हमेशा सम संख्या होगी। इसके अलावा शून्य भी एक सम संख्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी पर खड़ा होता है, सम संख्या शून्य है या नहीं, वहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, शून्य में सभी संख्याओं का भाग जाता है, सभी का जाएगा तो 2 का तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए शून्य एक सम संख्या है। इसके अलावा इधर अपन देखें तो -1, -3, -5, -7, इस प्रकार से माइनस अनंत तक ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, 2, 4, 6, -2, 4, 6, ये तो सारी बातें आई जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान रखने वाली है वो क्या है? शून्य। कई जगह कई किताबों में लिखा हुआ भी है कि शून्य न तो सम है न विषम है। सरासर गलत बात है। शून्य एक सम संख्या है, सम है, सम ही थी और सम ही रहेगी। चलिए सर,
ज्यादा इसके बारे में लंबी चौड़ी बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सम और विषम संख्या में सिर्फ इतना ही आता है। 6 प्रकार की संख्याएं मैं आपको बता चुका हूं, जिनमें से सबसे पहली संख्या आती है अपनी संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या केवल 2 ही होती है, एक तो 6 और दूसरी 28। दूसरी अपन ने बात की रामानुज संख्या। रामानुज संख्या का दूसरा नाम होता है विशिष्ट संख्या। रामानुज संख्या आचार्य रामानुजन द्वारा दी गई है। रामानुज संख्या होती है 1729, जो 1 तथा 12 के घन का योग होती है, और इसके साथ साथ 9 तथा 10 के घन का योग होती है। उसके बाद में अपन ने बात की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या के बारे में। किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है, और ठीक बाद वाली संख्या सदैव उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। उसके बाद अपन ने बात की सम तथा विषम संख्याओं के बारे में। जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, सम संख्या कहलाएगी, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, विषम संख्या कहलाएगी। शून्य सदैव एक सम संख्या कहलाती है। यहां तक की बातचीत अपने हो चुकी है। मैंने आपको साधारण या पूर्णांक संख्या जो है वो 11 प्रकार की बताई थी। 11 में से 6 प्रकार अपने कंप्लीट हो चुके हैं, संपूर्ण, रामानुज, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, सम और विषम। अब इसके बाद में 5 प्रकार बचते हैं। वो पांचों प्रकार एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से संबंधित है, जिनमें सबसे लंबा चौड़ा पोर्शन है भाज्य तथा अभाज्य संख्या। सबसे पहले अपन भाज्य और अभाज्य के बारे में पूरी विस्तृत बातचीत करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि सहभाज्य क्या है, असहभाज्य क्या है और मिश्रित संख्या क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।